हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेन हैमरेज के बारे में कि बेसिकली ब्रेन हैमरेज क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है ना। आपको अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे कौन से बदलाव करना चाहिए जिसकी वजह से आपको ऐसी बड़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कुछ भी जब बताता हूँ तो उसके लिए अच्छे अच्छे डायग्राम लेके आता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो वापस से आज मैं आपको इन डायग्राम्स की मदद से आपको ये ब्रेन हैमरेज समझाने वाला हूँ कि बेसिकली ब्रेन हैमरेज क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, आपको बताऊँ, ब्रेन हैमरेज का हमारे पास में और नाम भी होता है। ब्रेन हैमरेज को हम लोग कहते हैं ब्रेन ब्लीड। ठीक है ना। इसका एक नाम और भी होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्राक्रैनियल हैमरेज। ठीक है ना। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंट्राक्रैनियल हैमरेज बोलते हैं। अब बेसिकली ये होता क्या है, आपको दिख रहा है कि जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन मतलब ये हमारा मस्तिष्क है। ठीक है ना। और ये एक तरह के ये जो है ना, नीचे से आपके गर्दन से होकर ये जो पाइप आ रहे हैं, इन पाइप का बेसिकली नाम होता है आर्टरी। इनका नाम क्या होता है, ये आर्टरी होती है। ठीक है ना। ये ऐसे पाइप होते हैं जिनके अंदर शुद्ध ब्लड बहता है और इसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, बहते हैं ब्लड के साथ, यानी कि रक्त के साथ में ऐसे बहते हैं। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहते हैं वो क्या होता है, आपके शरीर में अलग अलग कोशिकाओं को वो ऑक्सीजन और वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं इस रक्त की मदद से। तो अब ये वाला पाइप जो ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला रक्त जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्रेन सेल्स को देगा, हमारे ब्रेन सेल्स को देगा। अब क्या होता क्या है, किसी कारणवश, ठीक है ना, अब इसके क्या कारण है मैं आपको अभी बताऊंगा। किसी वजह से अगर ये पाइप जो आपको दिख रहा है हमारे ब्रेन में, ये छोटे छोटे पाइप जो है ना, ये बट गए हैं यहाँ पर आके इस तरह से। ठीक है ना। अब ये पाइप अगर क्या हो, किसी वजह से फट जाएं, किसी वजह से रप्चर हो जाएं, तो क्या होता है, आपके ब्रेन में ब्लड बाहर निकलता है इन पाइप से। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज या ब्रेन ब्लीड, या इसी को हम बोलते हैं इंट्राक्रैनियल हैमरेज। ठीक है ना। मतलब जो पाइप हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, अगर वो पाइप किसी कारणवश फट जाते हैं तब क्या होता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। जब ये फट जाते हैं तो क्या होता है, ब्रेन मतलब ब्रेन में हमारे पास में ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्रेन सेल्स पर, यानी कि आपके मस्तिष्क कोशिकाओं पर क्या होता है, दबाव पड़ता है। आप खुद सोचिए, अभी तक ब्लड हमारे पास, रक्त जो है इन पाइप में बह रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, तब ये बाहर आएगा, मान लो अगर यहाँ पर आया तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, आसपास के ब्रेन सेल्स पर ये दबाव लगाएगा। ठीक है ना, प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उतने जगह की ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, और जब वो नहीं मिल पाएंगे तो उसकी वजह से वो ब्रेन का पार्ट हमारे पास मर जाएगा, मतलब ब्रेन सेल्स उतनी जगह की मर जाएंगी। जिसकी वजह से अब आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं और अलग अलग जो पार्ट है वो अलग अलग काम करते हैं। कोई हमारे हाथ पैर को चलवाता है, ठीक है ना, कोई हमें सुनने में मदद करता है, कोई हमें बोलने में मदद करता है। तो जिस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो पार्ट आपका ब्रेन का मर जाएगा, जिसकी वजह से आपको वही दिक्कत देखने को मिलेगी जो काम आपका मस्तिष्क का वो वाला पार्ट कर रहा था। बात समझ आ रही है। तो बेसिकली यही होता है ब्रेन ब्लीड। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, देखिए एक और डायग्राम है, ये हमारे पास इस जगह पर कहीं ये रप्चर हो गई है आपके ये पाइप। ठीक है ना। आगे मैं आपको बताता हूँ इसके प्रकार क्या होते हैं। बेसिकली ब्रेन जो होता है, ब्रेन में हमारे पास आप कह सकते हैं कि केवल 2 ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आपका ब्लड इकट्ठा हो सकता है।
या तो वो आपके ब्रेन सेल के, यानी कि आपको पता है आपका जो स्कल है, आपकी जो खोपड़ी है, जो हड्डी, ठीक है ना, मतलब जो हड्डी से हमारे पास में ये बनी होती है हमारा स्कल, जिसको अपन खोपड़ी कहते हैं, उसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है। तो मस्तिष्क और उस स्कल यानी खोपड़ी के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना, या तो वहाँ पर ब्लड भर सकता है, इकट्ठा हो सकता है, मतलब खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में जो जगह होती है, जो गैप होता है, या तो आपका ब्लड वहाँ इकट्ठा हो सकता है, या आपके मस्तिष्क के अंदर ही कुछ रिक्त स्थान होते हैं, वहाँ पर भी आपका ब्लड इकट्ठा हो सकता है। मतलब दो जगह हैं, एक ब्रेन के बाहर और एक ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। अब पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रेन के बाहर। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है उसको कवर करने के लिए 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर हमारे पास में लेयर होती है, उसका नाम होता है ड्यूरा मैटर, ठीक है ना, उसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। उसके अंदर जो लेयर होती है, उस लेयर का नाम हमारे पास में होता है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम होता है अरेक्नॉइड। क्या मतलब होता है? उसका नाम होता है अरेक्नॉइड मैटर। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा लिखा हुआ, उसका नाम होता है अरेक्नॉइड मैटर। और उस अरेक्नॉइड मैटर के अंदर एक तीसरी लेयर होती है जिसका नाम होता है हमारे पास में पाया मैटर, ठीक है ना, पाया मैटर। मतलब समझिए ये हमारे पास में हमारा ये ब्रेन है, इसके बाहर 3 लेयर है, एक ये ड्यूरा मैटर और ये अरेक्नॉइड मैटर और ये पाया मैटर, और ये बाहर हमारे पास ये क्या है, बेसिकली स्कल है। ये हमारे पास क्या है, स्कल है। अब आपको दिख रहा है, अगर ब्रेन से हमारे पास में कोई भी आर्टरी या कोई पाइप अगर फट जाता है तो आपका ब्लड या तो इस जगह पर इकट्ठा होगा, अगर इस जगह पर इकट्ठा होगा तो आपको पता है कि ये सबसे बाहर वाली लेयर का नाम था ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर लेयर के बाहर अगर आपका ब्लड इकट्ठा होगा तो उसको आप बोलेंगे एपीड्यूरल ब्लीड। मतलब वो ड्यूरा मैटर लेयर के बाहर आपका रक्त इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। अगर क्या हो, वो ड्यूरा मैटर लेयर के अंदर, मतलब यहाँ पर अगर इकट्ठा होगा तो उसको आप बोल देंगे सब ड्यूरल ब्लीड। बात समझ आ रही है? अब अगर क्या होगा, अब ये दूसरी लेयर का नाम था हमारे पास में अरेक्नॉइड मैटर। अब अगर अरेक्नॉइड मैटर के अंदर अगर हमारे पास में ये जो रिक्त स्थान है, अगर यहाँ पर आपका ब्लड इकट्ठा होगा तो उसको आप बोलेंगे हमारे पास में सब अरेक्नॉइड ब्लीड। यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ, सब अरेक्नॉइड ब्लीड, ठीक है, आप उसको ये नाम देंगे, ठीक है ना। बहुत सही, जैसे कि आप दिख रहा है यहाँ पर ये एपिड्यूरल है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये सब ड्यूरल है जो अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, और ये हमारे पास में अरेक्नॉइड मैटर के अंदर की तरफ है, इसको आप बोल रहे हैं सब अरेक्नॉइड ब्लीड, ठीक है ना, या हिमेटोमा। हिमेटोमा का मतलब भी ब्लीड ही होता है। अब ये तो हो गए आपके ब्रेन के बाहर वाले। अब ब्रेन के अंदर भी कुछ जगह होती है, मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के अंदर कुछ खाली स्थान होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर भी ब्लड आपका इकट्ठा हो सकता है। तो ये देखिए, ब्रेन के अंदर जो है ना हमारे पास ये हैं वेंट्रिकल। इन खाली स्थानों का नाम होता है वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स के अंदर ही CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, हमारे मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो यहाँ पर बनता है। कहाँ पर? इन वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है ना। अब इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, कई बार हमारे पास में पाइप के फटने से रक्त इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीड, ठीक है ना, या इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज, ठीक है। ये हो गया रिक्त स्थान के अंदर। दूसरा क्या होता है, ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक दूसरे स्थान पर हमारे पास में, जैसे कि लोब्स, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे ब्रेन में। ये देखिए, हमारे ब्रेन में अलग अलग लोब होते हैं। ये वाला जो फ्रंटल लोब है ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ना वो पीला वाला पैराइटल लोब है, और ये पीछे वाला जो है ना वो ऑसिपिटल लोब है, और ये साइड वाला जो है हमारे पास में वो टेम्पोरल लोब है। अब क्या हो, अगर इन लोब के अंदर और साथ में इस सेरिबेलम के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास में होता है मिड ब्रेन, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, मिड ब्रेन ये है, ये पोन्स है और ये मेडुला है बेसिकली। तो इन तीनों को मिलाकर एक बनता है हमारे पास में ब्रेन स्टेम। क्या बनता है? ब्रेन स्टेम हमारे पास में हमारे मस्तिष्क में एक चीज़ बनती है, ठीक है ना, जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के मिलने से बनती है। अब क्या हो, इस ब्रेन स्टेम या इन लोब्स के अंदर या इस सेरिबेलम के अंदर अगर
ब्लड इकट्ठा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर शायद कहीं लिखा हुआ दिखे। यहाँ तो ये है इंट्रावेंट्रिकुलर वाला है, जो रिक्त स्थान होते हैं हमारे ब्रेन में वहाँ पर, ठीक है ना। और ठीक है, मैं दूसरा आपको बताया मैंने अभी, इंट्रा सेरिब्रल, ये दिख रहा है आपको, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। मतलब अगर बीच में कहीं पर हो जाता है या इनकी लोब्स में अगर होता है तो उसको आप बोलते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है ना। तो यही होता है बेसिकली हमारे पास में, ब्रेन में हेमरेज होने की जगह यही होती है। बात समझ आ गई? अब क्या है, इसके कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, और मैं आपको बताऊं, सॉरी, ब्रेन हैमरेज हुआ है, और ब्रेन हैमरेज होने का ज़्यादातर चांस जो है ना वो सुबह सुबह होता है, मतलब मॉर्निंग में होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा उसमें, उस पर्सन के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर आपको ये कुछ ऐसे लक्षण है जो आपको दिखेंगे, ठीक है ना। पहला क्या होगा, आपका पेशेंट जो है ना वो बताएगा कि सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो बताने के काबिल होगा तब आपको बताएगा कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब पहला लक्षण यही है कि सबसे पहले उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। और क्या है, वीकनेस, उसको कमजोरी लगेगी, और साथ में नंबनेस। नंबनेस का मतलब क्या है, ठीक है, नंबनेस का मतलब क्या है कि उसके हाथ पर हो जाएंगे सुन्न, ठीक है ना। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। मतलब उसका सेंसेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, हाथ पर सुन्न हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या टच हो रहा है क्या टच नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है ना। तो उसके हाथ पर क्या होंगे, सुन्न हो जाएंगे, और उसको कमजोरी महसूस होगी, ठीक है ना। और साथ में क्या है, उसको बोलने में क्या होगा, दिक्कत होगी, वो सही तरह से बोल नहीं पाएगा, ठीक है ना। मतलब क्योंकि उसका ब्रेन में दिक्कत हो गई है, तो वो सही से क्या होगा, बोल नहीं पाएगा, उसको बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। और साथ में क्या है, उसको विजन प्रॉब्लम, मतलब उसको देखने में भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। अगला क्या है, लॉस ऑफ बैलेंस, मतलब वो खड़ा होगा तो लड़खड़ाएगा, मतलब सही से वो खड़ा नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है, सही से अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं कर पाएगा। और साथ में क्या है, सीजर्स, ठीक है ना। एकदम लगेगा उसको, एकदम सर घूम सा रहा है एकदम, मतलब ठीक है ना, अलग ही उसको फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से उसका लगता है। और साथ में क्या, नोजिया और वॉमिटिंग, मतलब उसको उल्टी भी आ सकती है, ठीक है ना, उसको उल्टी भी आ सकती है, ठीक है ना, नोजिया और वॉमिटिंग। और साथ में क्या, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब हो सकता है वो पर्सन बेहोश भी हो जाए, मतलब उसको होश ना रहे कि मैं कहाँ हूँ। बात समझ आ रही है, मतलब अपना होश भी खो देगा, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसा होता है। साथ में क्या है, उसकी गर्दन जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और उसमें दर्द होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब लाइट से उसको दिक्कत बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है। ये तो रहा, मैं आपको बताऊं, ये क्या, डिफ़िकल्टी विद स्पीच, वो सही से क्या होगा, बोल नहीं पाएगा, सही से देख नहीं पाएगा, सही से सुन भी नहीं पाएगा। बात समझ आ रही है, सही से सुन भी नहीं पाएगा। ये सारी दिक्कतें जो होती हैं वो हमारे पास ब्रेन हैमरेज के केस में आपको देखने को मिलती है। बात समझ आ रही है, ये तो रहे इसके। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके कारण में हमारे पास आता है कि अगर आपको हेड ट्रॉमा, अगर आपको किसी भी कारण से हेड इंजरी हो गई है, ठीक है ना, हो सकता है वो कार एक्सीडेंट में हुई हो, ठीक है ना, हो सकता है कहीं से गिरने से आपको ये दिक्कत हो गई हो, तब भी आपको ब्रेन हैमरेज की दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगर आपके आर्टरी यानी कि जो पाइप थे उनमें अगर ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो गया है, तब भी आपको ब्रेन हैमरेज की दिक्कत हो सकती है। अगला क्या है कि अगर कोई भी ऐसा ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ आपके आर्टरी में फंस गई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ब्लड जो है यहाँ, मतलब हम आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उस पाइप के ऊपर आपका पाइप फट जाता है। खुद सोचिए, अगर पाइप में कोई चीज़ फंस जाए, तो अगर वाटर होगा तो वो भी आर पार नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, और आपका जो पाइप है आपके दिमाग पर जाने वाला, वो पाइप फट जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से भी आपको ब्रेन हैमरेज बेसिकली हो सकता है, ठीक है ना। या आपको, अगर आपके कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ठीक है ना, तब भी आपको ब्रेन हैमरेज की दिक्कत हो सकती है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी हमारे पास में कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ब्रेन हैमरेज होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है ना, ब्रेन हैमरेज होने का।
तो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, उन लोगों को इसकी दिक्कत ज़्यादा होती है। और जो लोग ज़्यादा तंबाकू या जो सिगरेट, बीड़ी, ठीक है ना, का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी इसकी शिकायत यानी कि इसका होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उन लोगों को भी इसका होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है ना, मतलब जिनके अंदर ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो उन लोगों को भी इसका होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और क्या है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जब चाइल्ड बर्थ होता है, तब चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म के समय हो सकता है बच्चे के सर पर अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है किसी वजह से, तब भी उस बच्चे को भी ये दिक्कत यानी कि ब्रेन हैमरेज की दिक्कत हो सकती है। वैसे नॉर्मली सामान्यतः जो है ना, वो 40 साल से यानी कि 45 साल से ऊपर वाले लोगों को ब्रेन हैमरेज की दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम उम्र वाले लोगों को नहीं होगा, ये कम उम्र वाले लोगों को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 40 से 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को होता है, ठीक है ना, ये दिक्कत होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई पेशेंट इस कंडीशन में किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले सीटी स्कैन, एमआरआई और सीबीसी जैसी जांचों को करवाता है। साथ में वो यूरिन एनालिसिस यानी कि यूरिन का टेस्ट भी करवाता है, ठीक है ना। ये हो रहे डायग्नोसिस के तरीके कि डॉक्टर किस तरह से पहचानता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है, उन लोगों को टाइम टू टाइम अपना बीपी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी के केस में होता है, ठीक है ना। और साथ में अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के लोगों में भी इसका ज़्यादा होने का खतरा रहता है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा फैट का अमाउंट ना हो, ठीक है। साथ में क्या है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। टोबैको यानी कि तंबाकू के कंजप्शन से बचें, ठीक है ना, अल्कोहल के कंजप्शन से बचें, स्मोकिंग ना करें, अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करें, सही रखें, ठीक है ना, उसको कम रखें, ठीक है ना। और साथ में क्या है, आपको अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा जो मोटे हो जाते हैं उन लोगों को अपना वेट कम करना चाहिए। तो ये सारे हैं बचाव के तरीके कि आपको ब्रेन हैमरेज जैसी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तब, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को ये दिक्कत हो गई है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि क्या होता है 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपके ब्रेन की सेल्स मरने लगती हैं ब्रेन हैमरेज के बाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।